हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम जो नमक और जो अफ़ीम है उसके व्यापार पर जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने जो एकाधिकार स्थापित किया है उसकी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम नमक पर की जो व्यापार है उस पर अंग्रेज़ों ने जो एकाधिकार स्थापित किया उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नमक है वो मानव जीवन में काम आने वाले जो महत्वपूर्ण जो मिनरल्स है उसमें एक महत्वपूर्ण मिनरल्स नमक को माना जाता है, क्योंकि इसकी खपत है वो अन्य मिनरल्स की अपेक्षा है वो ज़्यादा होती है। और आप ये भी जानते हैं कि मध्यकाल के अंदर क्या है कि इंग्लैंड में समुद्र के पानी से नमक बनाने का उद्योग है वो काफ़ी विकसित अवस्था में था। और इंग्लैंड के अंदर जो लिवरपूल नामक जो स्थान था वहाँ नमक है उसका अत्यधिक कहीं अपर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता था। तो ऐसी स्थिति में जब अंग्रेज़ एक व्यापारी के रूप में भारत आए तो उन्होंने जो इंग्लैंड का जो लिवरपूल का जो नमक है उसको भारत में बेच करके उससे एक तरह से आय प्राप्त करने का की कोशिश की। और लिवरपूल के नमक है वो भारत के अंदर ज़्यादा बिके, इसके लिए ये आवश्यक था कि वो भारत में जो नमक उत्पादन हो रहा था उसके उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करें, क्योंकि उस पर नियंत्रण स्थापित करने से भारत के नमक के उत्पादन को कम करके और उस पर चुंगी लगा करके उसको महंगा करके और लिवरपूल के नमक है उस पर चुंगी हटा करके है उसको सस्ता करके है वो लिवरपूल के नमक को है वो भारत में खपा कर उससे आय प्राप्त कर सकते थे। तो इस उद्देश्य को लेकर के है वो अंग्रेज़ों ने है वो सबसे पहले जब भारत के जो बंगाल प्रांत है उस पर जब एकाधिकार स्थापित किया और इलाहाबाद की संधि के द्वारा जब बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो भारतीय जो नमक का जो व्यापार है उस पर एक प्रकार से वो एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। और एकाधिकार स्थापित करके एक प्रकार से क्या है कि जब एकाधिकार स्थापित किया तो ऐसी स्थिति में है वो बंगाल के अंदर वो लिवरपूल का नमक है वो काफ़ी तादाद के अंदर आने लगा। और कंपनी है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी उसने लिवरपूल के नमक पर है वो किसी प्रकार का चुंगी नहीं लगाई, जिससे कि वो सस्ता हो गया। और बंगाल का जो नमक है उस पर उन्होंने चुंगी कर लगा करके उसको अधिक महंगा कर दिया। तो इस प्रकार कंपनी ने नमक के व्यापार पर या नमक के उत्पादन पर जो एकाधिकार स्थापित किया उससे है वो कंपनी को काफ़ी अच्छी जो आर्थिक जो एक तरह से आय हुई या कंपनी को काफ़ी अधिक आर्थिक लाभ हुआ। तो बंगाल के नमक का जो एक्सपेरिमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, वही एक्सपेरिमेंट है वो राजपूताना के अंदर करना चाहती थी, क्योंकि जब राजपूताना की देशी रियासतों ने 1818 की संधियों के द्वारा है वो ब्रिटिश स्वच्छता स्वीकार कर ली थी। तो ऐसी स्थिति में इस समय है वो जो एक प्रकार से हम कहें कि राजपूत राज्यों ने अंग्रेज़ों के साथ जो संधियाँ की या ब्रिटिश व्यवस्था स्वीकार कर ली, उस समय यहाँ का जो नमक है वो काफ़ी विकसित अवस्था में था। और जैसा हम कहें कि सांबर झील पर जोधपुर और जयपुर राज्यों का एकाधिकार था। सांबर झील से तैयार किया गया नमक है उसको सांबरी एक तरह से कहा जाता था। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो पचपदरा है उस पर में तैयार किए जाने वाले नमक को कोशिया कहा जाता था और डीडवाना के नमक को डीडू कहा जाता था। और यहाँ के जो व्यापारी थे, नमक का व्यापार करने वाले जो व्यापारी थे, उनको स्थानीय भाषा के अंदर है वो बालद है वो कहा जाता था। और उस समय कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड के लिवरपूल के नमक के जो उत्पादक हैं उनके हितों की रक्षा करना था, उनको लाभ पहुंचाना था। और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने जो बंगाल के जो नमक है उसको एक तरह से उन्होंने महंगा कर दिया और जो एक तरह से लिवरपूल से जाने वाला जो नमक है वो एक प्रकार से सस्ता हो सके, इसके लिए उन्होंने क्या है कि बंगाल में जो उनको नमक के व्यापार से जो लाभ हुआ वही जो एक प्रकार से क्या है कि उस लाभ को बढ़ाने के लिए उन्होंने राजपूताना के अंदर जो नमक के महत्वपूर्ण केंद्र थे, सांबा, डीडवाना, पचपुदरा, नावा आदि नमक उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे और इन पर वह एकाधिकार है वो स्थापित करने का प्रयास किया। और इस एक नमक है इस समय जब अंग्रेज़ों ने राजपूताना के नमक पर एकाधिकार किया उस समय की हम स्थिति में देखें तो यहाँ का नमक काफ़ी सस्ता था।
फागी का जो नमक है 1 मन में 30 सेर है वो प्रति रुपये की दर से है वो नमक बिकता था। निवाई के अंदर 1 मन प्रति रुपये की दर से है नमक बिकता था। कोटा में 1 मन में 20 सेर प्रति रुपये के नमक से दर से नमक बिकता था। और राजगढ़ जो बीकानेर उसमें 2 मन 20 सेर प्रति रुपये की दर से नमक बिकता था। इसका कहने का मतलब ये था कि स्थानीय जो नमक है जो 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 इन फागी, निवाई, कोटा, राजसमंद जो स्थायी ये क्षेत्र थे, यहाँ पर जो नमक उत्पादन होता था वो न केवल यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग को पूरा करता था, फिर तो राजस्थान के बाहर भी इस नमक को भेजा जाता था। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो बनारस है उसमें सांभर के नमक की अच्छी मांग थी और नमक के निर्यात से है वो राजस्थान के जो एक प्रकार से क्या है कि जो प्रदेश है उनको अच्छी आय होती थी। और लेकिन यहाँ के शासक है वो नमक से बहुत ज़्यादा आय प्राप्त करने में विश्वास नहीं करते थे, नमक पर बहुत कम कर लेते थे, इसलिए नमक है वो बहुत ज़्यादा सस्ता था। और सांभर झील है, जैसे मैंने आपको बताया कि उस पर जयपुर और जोधपुर 2 राज्यों का वो प्रभाव था, इसलिए जो सांभर के जो नमक है उसको सांभर सांभलात कहा जाता था। तो राज्य सरकार के द्वारा जो नियुक्त है वो जो अमील है, व्यापारी है, वो नमक को है वो व्यापारियों को बेचते थे। नमक पर क्या है कि राज्य सरकार का अधिकार था, यहाँ के राजपूत शासकों का अधिकार था, और वो व्यापारियों को है वो नमक बेचते थे। और नमक के जो व्यापारी हैं वो बंजारे होते थे, और ये जो बंजारे होते थे वो घूम घूम करके बैल और खच्चरों के माध्यम से वो नमक को विभिन्न स्थानों पर पहुँचाते थे। और राजस्थान के जो विभिन्न जो नमक के केंद्र थे, जो सांबा, डिडवाना, पचपदरा, नावा वगैरह जो विभिन्न प्रकार के जो केंद्र थे, उसमें जो सांभर है वो सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता था। तो जो एक प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब राजपूत राज्यों के साथ संधियाँ की, तो वो एक प्रकार से क्या है कि राजपूत राज्यों पर न केवल अपना पॉलिटिकल जो सुप्रीमेसी स्थापित करना चाहते थे, अपितु ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति को वो सुधारना चाहते थे। और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वो नमक एक महत्वपूर्ण माध्यम समझती थी कि नमक पर कर लगा करके है वो एक प्रकार से है वो आर्थिक लाभ है कमा करके कंपनी की स्थिति को सुधारा जा सकता था। और इसके लिए उन्होंने क्या है कि यहाँ के नमक है उस पर अत्यधिक कर है वो लगा दिया, उत्पादन यहाँ का नमक का उत्पादन वो कम कर दिया। और एक प्रकार से क्या है कि यहाँ की जो राज्य थे उनके साथ वो विभिन्न प्रकार की संधियाँ कर ली, और उन संधियों के द्वारा है वो एक प्रकार से क्या है कि राजस्थान के नमक पर है वो एकाधिकार स्थापित हो गया। तो देखिएगा, राजस्थान पे नमक पर अंग्रेज़ों का जो एकाधिकार स्थापित करने का जो सबसे पहले जो सुझाव है वो भरतपुर का जो अंग्रेजी रेजिडेंट था वाल्टर, उसने दिया। और उसने अंग्रेजी सरकार को कहा कि भरतपुर में 13 लाख मन से अधिक नमक के उत्पादन से भरतपुर सरकार को वो 3 लाख रुपए की आय होती है, और यदि अंग्रेजी सरकार इस नमक पर एकाधिकार करके उसको बेचे तो उसको 40 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। और ऐसी स्थिति में अंग्रेजी सरकार ने 1868 के अंदर है वो भरतपुर के नमक पर अधिकार कर लिया और 33 लाख रुपए उन्होंने कमाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर भरतपुर के साथ के जब एकाधिकार स्थापित कर लिया तो उनकी नज़र सांभर झील पे पड़ी। और इस समय जैसे आप जानते हैं कि सांभर झील पर है वो जयपुर और जोधपुर राज्य है उसका संयुक्त अधिकार था। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो अंग्रेजी सरकार उन्होंने जो जयपुर और जोधपुर दोनों के साथ है वो एक तरह से नमक का समझौता किया। और 1868 के अंदर तो भरतपुर के साथ समझौता कर लिया था नमक पर, और 1869 के अंदर अंग्रेज़ों ने है वो जयपुर और जो जोधपुर है उसके साथ है वो एक तरह से एक समझौता है वो कर लिया। तो जयपुर जो इस समय जयपुर के साथ जो अंग्रेज़ों ने जो संधि की 1869 के अंदर है, उस समय जयपुर का नरेश है वो राम सिंह थे, और इनका जो दीवान था वो शिवदान था जो अंग्रेज़ों का भक्त था। उन्होंने बिना सोचे समझे है वो 1869 के अंदर है वो जैसे हम जयपुर का जो नरेश है राम सिंह और दीवान जो शिवदान है, उन्होंने जयपुर के साथ वो संधि कर ली, अंग्रेज़ों के साथ समझौता कर लिया। और जोधपुर के नरेश जो तख्त सिंह है उसने भी 1869 के अंदर है वो समझौता कर लिया। अर्थात जयपुर और जोधपुर ने है वो सांभर झील के नमक का जो एकाधिकार है उसको लेकर के है वो एक प्रकार से अंग्रेज़ों के साथ 1863 के अंदर समझौता कर लिया। और इस समझौते के अंतर्गत क्या है कि जयपुर और जोधपुर राज्यों के द्वारा अंग्रेज़ों को जो सांभर झील का जो पट्टा है वो स्थायी रूप से है वो दे दिया।
और जयपुर और जोधपुर इस पट्टे को वापस नहीं ले सकेंगे, और ये प्रावधान कर दिया गया, और 2 वर्ष का नोटिस देकर के उस पट्टे को वापस ले सकेंगे। और अंग्रेजी सरकार को सांभर झील के पास रहने वाले नागरिकों के घरों की जो तलाशी लेने का अधिकार है वो कर दिया कि वो नमक है वो अवैध रूप से नमक का उत्पादन तो नहीं कर रहे हैं या अवैध रूप से नमक तो नहीं खरीद रहे हैं। और अंग्रेजी सरकार सांभर के साल्ट न्यायालय अंग्रेजी सरकार को सांभर के अंदर साल्ट न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दे दिया, और चोरी से नमक बनाने वालों को दंडित करने का अधिकार है वो भी एक प्रकार से दे दिया। तो और अंग्रेजी सरकार को ये भी अधिकार दे दिया कि वो नमक के भाव है वो तय करेगी। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने एक प्रकार से क्या है कि जयपुर के जो शासक है वो राम सिंह और जोधपुर के शासक तख्त सिंह के साथ है, जो 1869 के अंदर जो संधि की उसके द्वारा है वो सांभर झील के नमक पर है वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है, वो अधिकार हो गया। और जैसे कि मैंने बताया कि जयपुर सरकार ने सांभर झील की सीमा में नमक को बनाने, बेचने और उस पर कर लगाने का जो अधिकार है वो अंग्रेज़ों को दे दिया इस संधि के द्वारा। और अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नमक पर कर लगाने का जो अधिकार है वो अब जयपुर सरकार का नहीं रहा, और जयपुर सरकार केवल 1,72,000 मन नमक पर ही है वो कर लगा सकती थी, और उसे अंग्रेजी सरकार द्वारा वो 56 पैसे प्रति मन के हिसाब से है वो जयपुर राज्य में बेचने का निर्धारण वो किया गया। तो ऐसी इस जो ये सुविधाएं जो दी गई उसके बदले में जो अंग्रेजी सरकार है उसने जयपुर सरकार को है 1.25 लाख का जो पट्टा है वो न लगाने के बदले वो एक उसको स्वीकार है वो करना पड़ा। और इसके अलावा अंग्रेज सरकार ने 7,000 मन नमक प्रतिवर्ष है वो जयपुर राजघराने के प्रयोग के लिए वो मुफ्त देने भी स्वीकार कर लिया है। तो इस तरह से क्या है कि जयपुर के साथ संधि कर ली। इसी प्रकार जोधपुर है उसने भी क्या है कि जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने वो सांभर का आधा भाग है वो 1.25 लाख रुपए देकर अंग्रेज़ों को दे दिया, और जोधपुर राजघराने के निजी उपयोग के लिए वो 7,000 मन नमक प्रतिवर्ष देना भी स्वीकार कर लिया। और 18 अप्रैल 1870 को एक संधि करके है वो जोधपुर के नरेश ने नावा और गुधा के नमक स्रोत पर भी अंग्रेजी सरकार को दे दिया, और इसके बदले में जोधपुर सरकार को अब 3 लाख रुपए वार्षिक अंग्रेजी सरकार से मिला। तो इस तरह से क्या है कि ये जो 1869 के अंदर है वो अंग्रेजी सरकार ने है वो जो जोधपुर और जो जयपुर के साथ जो संधियाँ की उस संधि के द्वारा है वो सांभर झील पर है वो अंग्रेज़ों का जो आधिपत्य है वो स्थापित हो गया। तो ये अंग्रेज़ों का जो ये व्यापारिक एकाधिकार स्थापित हुआ जो क्या कहना चाहिए तो नमक पर है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या है कि अब राजस्थान के सभी राज्यों में नमक उत्पादन से राजस्थान का जो विभिन्न प्रकार के नमक के जो स्रोत थे उस पर वो नमक उत्पादन है वो नहीं कर सकते थे, और जयपुर जोधपुर में नमक के भंडारों पर है वो एक तरह से अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। और नमक जो पहले है वो जो बिकता था उससे 3 गुना कीमत पर है वो बिकने लगा था, नमक महंगा हो गया। और नमक जो ये राजस्थान के विभिन्न राज्य थे वो जो उनको कह दिया गया कि आप सोरा है वो नहीं बनाएंगे, तो सोरा बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो सोरा बनाने पर जब प्रतिबंध लगा दिया तो ऐसी स्थिति में सूती वस्त्रों की रंगाई छपाई है और बारूद बनाने की प्रक्रिया है वो भी एक तरह से है वो इन राज्यों के अंदर बाधित हो गई। और भारत की जो कलमी सोरा उत्पादन है वो अच्छी किस्म का था और ये यूरोप के सोरे से बेहतर था, लेकिन ये सोरा है वो अब ये राज्य वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और अंग्रेज़ों ने जो खारे पानी पर जो प्रतिबंध लगा दिया, ऐसी स्थिति में यहाँ के जो मवेशी है, ऊँट वगैरह है, उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ा क्योंकि उनको वो मिल नहीं रहा था। और सांभर झील को अंग्रेज़ों ने रेलवे से जोड़ दिया, जिससे कि जो बंजारे थे वो जो नमक का व्यापार करते थे उनका व्यापार चौपट हो गया और एक प्रकार से बहुत से अधिक बंजारे वो बेरोजगार हो गए। और भरतपुर को उसके जो खारे कुएँ से नमक बनाने पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया उससे भरतपुर के आर्थिक हितों को है वो एक प्रकार से नुकसान पहुंचा। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो नमक पर एकाधिकार स्थापित किया उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति तो काफ़ी अच्छी हो गई, बेहतर हो गई, लेकिन राजस्थान की जो आम जनता है उसको बड़ी भारी कीमत पर है वो नमक जैसा जो खनिज है वो बहुत बड़ी कीमत पर है, बहुत बड़ी कीमत उसको चुकानी पड़ी। और जो राजपूत नरेश है उनको भी जो नमक से जो आय होती थी वो भी एक प्रकार से कम हो गई।
तो राजपूत नरेशों की आर्थिक स्थिति भी दयनीय होगी और राजस्थान के अंदर है वो बेरोजगारी है वो में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने है वो जो राजपूत रियासतों के साथ है वो 1869 से लेकर के 1879 तक है वो राजस्थान के लगभग सभी जो एक तरह से हम कहें कि नमक उत्पादन के जो केंद्र है उस पर जो नमक का उत्पादन करने और उनको बेचने का अधिकार है वो प्राप्त कर लिया, एकाधिकार स्थापित कर लिया। और 1879 तक है वो मेवाड़ से राजस्थान के समस्त राज्य पर नमक उत्पादन के स्रोतों पर अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हो गया। तो इस जो समझौता हुआ, अंग्रेजों ने जो राजस्थान के विभिन्न जो नमक उत्पादन जो केंद्र है जिसमें सांबर है, डीडवाना, पचपुदरा, नावा वगैरह जो भी जो प्रदेश हैं उन पर एक प्रकार से क्या है कि नमक का उत्पादन करने, वो नमक उत्पादन नहीं कर सकते थे और नमक पर कर लेने का जो अधिकार है, कर लगाने का अधिकार है, उससे उन शासकों को वंचित कर दिया, जिससे कि उनको राज्य की जो आय होती थी वो उनके जो स्रोत है वो उनके हाथ से चले गए। और ऐसी स्थिति के अंदर जो अंग्रेज़ों ने जो नमक का एकाधिकार स्थापित हो गया तो यहाँ का नमक है वो एक प्रकार से महंगा हो गया और नमक की जो कीमत है वो 3 गुना वो बढ़ गई और सांबर झील को जो रेल से जोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि यहाँ बंजारे जो नमक का व्यापार करते थे वो भी बेचारे हैं वो बेरोजगार हो गए और इनका जो जीविका का जो मुख्य साधन जो नमक की बिक्री थी वो उनसे वो छीन लिया गया। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो नमक पर जो एकाधिकार स्थापित किया, उस नमक के एकाधिकार स्थापित होने से है वो एक तरह से क्या है कि जो हम कहें कि राजस्थान की आम जनता और यहाँ शासकों की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है वो हो गई। तो इस तरह से क्या है कि राजस्थान के जो नमक उत्पादन के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे जिसके अंदर जिसमें सांभर का नमक है वो महत्वपूर्ण था और बनारस तक वो जाता था, सांभर का नमक है। और जैसे कि हम बात करें कि जिसको सांभरी नमक कहा जाता था, पचपुदरा नमक को कोसिया नमक कहा जाता, डीडवाने के नमक को डीडू नमक कहा जाता था। और ये जो बालद या सारथवा के द्वारा जो नमक का व्यापार किया जाता था वो नमक का व्यापार का जो एकाधिकार है वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ का जो राजपुताना का जो सिनेरियो वो एक तरह से बदल गया। और जो नमक का ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो नमक पर जो एकाधिकार है वो एक प्रकार से है वो राजस्थान के जो आम जनता और यहाँ की जो शासक है उनके लिए काफ़ी हानिकारक वो सिद्ध हुआ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।